इलेक्ट्रिक मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 8। आज इसमें पढ़ेंगे हम व्हीटस्टोन ब्रिज। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत अच्छा टॉपिक। हेडिंग लगाते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज, ये साइंटिस्ट का नेम है चार्ल्स व्हीटस्टोन। उन्होंने एक डिवाइस बनाया जिसकी हेल्प से हम किसी अननोन वायर का रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। उस डिवाइस का नाम होता है व्हीटस्टोन ब्रिज। कैसे बनाया? तो देखो, इसके लिए उन्होंने 4 रेजिस्टेंस लिए, PQRS, और इनको अरेंज किया क्वाड्रिलेटरल फॉर्म में। दैट मीन्स क्वाड्रिलेटरल में फॉर्म में अरेंज कर लिया। जैसे ऐसे बना सकते हो आप कि एक रेजिस्टेंस ये ले लिया, एक रेजिस्टेंस ये रहा, एक ये और एक ये रहा। ये क्वाड्रिलेटरल बना लिया, A, B, C और D। और इसके 2 डायगोनल है फिर, A एंड C और B एंड D। इसको हमने P ओम रेजिस्टेंस कह दिया, इसे Q ओम रेजिस्टेंस, इसे R ओम रेजिस्टेंस और S ओम रेजिस्टेंस। ठीक है। अब इसके 2 डायगोनल A और C, डायगोनल A और C से उन्होंने एक सेल और एक की K1, इसे सेल की सेल बोलते हैं, की सेल की K1 कनेक्ट कर दी। A पॉइंट और C पॉइंट को एक सेल और एक K1 से कनेक्ट कर दिया। दूसरे डायगोनल को एक गैल्वोमीटर, यहां पे गैल्वोमीटर लगाया, ये गैल्वोमीटर जो वेरी स्मॉल करंट को मेजर करता है या डिफ्लेक्शन को शो करता है। डिफ्लेक्शन मतलब डायरेक्शन, कि डिफ्लेक्शन इधर होगा या इधर होगा, उसको इंडिकेट करता है, बताता है। गैल्वोमीटर है, आगे बढ़ाएंगे इसको। इसमें एक की K2, इसे गैल्वोमीटर की बोल सकते हो आप, K2, इसे सेल की, इसे गैल्वोमीटर की, है ना। मैं आगे यही बोलूंगा आगे, ठीक है। ऐसे तो इस अरेंजमेंट को उन्होंने नाम दिया व्हीटस्टोन ब्रिज। अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज 2 टाइप का हो सकता है यहां, एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज और एक अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या था कि हम पहले कौन सी की को क्लोज करते हैं। जैसे हमें मेजर करना स्टार्ट करें, किसकी वैल्यू, ये किसकी वैल्यू को मेजर करता है, अननोन वायर की रेजिस्टेंस को। तो यहां एस जो है ये वाला, ये अननोन रेजिस्टेंस होता है, अननोन रेजिस्टेंस। ये वाला नॉन रेजिस्टेंस होता है लेकिन वेरिएबल होता है, वेरिएबल नॉन रेजिस्टेंस, वेरिएबल नॉन रेजिस्टेंस। इसे हम वेरी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। P और Q, इसको हम ऐसे बोले पूरे को मिला के, P और Q, इसे रेशियो आर्म्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेशियो आर्म। इस वाले को रेशियो आर्म बोलते हैं। जरूरी नहीं कि P की वैल्यू और Q की वैल्यू हमें सेपरेटली पता हो। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की बात कर रहा हूं प्रेजेंट में, कि P और Q को हम क्या बोलते हैं, P और Q के रेशियो को हम रेशियो आर्म्स बोलते हैं। P और Q इंडिविजुअली पता हो तो बेटर है ये, लेकिन रेशियो पता हो तब भी चलेगा। ठीक है। तो इस तरीके से है। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी, S की। ये इस S की वैल्यू को जब हम मेजर करते हैं ना, तो हम सबसे पहले की K1 को, सेल K1 को क्लोज करते हैं, फिर उसके बाद सेल K2 को क्लोज, गैल्वोमीटर वाले की को K2 को क्लोज करते हैं। ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ये क्लोज कर दी और ये क्लोज कर दी, तो इसमें बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशंस क्या होती है? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, इसकी कंडीशन होती है कि इस गैल्वोमीटर में कोई करंट फ्लो ना करे।
इस गैलोमीटर में कोई करंट फ्लो ना करे, गैलोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन ना हो। जब गैलोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, दैट मीन्स इस वाले गैलोमीटर में कोई करंट नहीं जाएगी, आईजी कितना होगा 0। तो उस कंडीशंस में इस डिवाइस का नाम होगा बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। जब ये इसमें कोई करंट नहीं जाती है तभी हम इस एस की वैल्यू को कैलकुलेट कर पाते हैं। या तो करंट नहीं जा रही इस वाली में, इस वाली ब्रांच में, इस वाली ब्रांच में, बीडी वाली ब्रांच में अगर करंट नहीं जा रही तो इसका क्या मतलब है, करंट हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करती है। करंट फ्लो नहीं कर रही तो क्यों नहीं कर रही, तो हम ये कह सकते हैं करंट फ्लो नहीं कर रही क्योंकि बी का और डी पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, बी का और डी का पोटेंशियल सेम होगा। अगर इसमें कोई करंट फ्लो ना करे तो बी और डी पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, पोटेंशियल सेम होगा इसीलिए करंट फ्लो नहीं कर रही। ये भी कह सकते हो कि इन दोनों पॉइंटों के बिटवीन पोटेंशियल में डिफरेंस 0 होगा, डी को इधर ले आओ पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, तब भी कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। तो यहां से करंट चलेगी आई ऐसे, यहां आके करंट दो पार्ट में डिवाइड हो गई, इसमें I1 इसमें I2। अगर हम बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ रहे हैं तो ये I2 जाएगा, इसमें कोई करंट ही नहीं जाएगी, बिकॉज बी और डी का पोटेंशियल हमने इस आर को इस तरह से सेट करेंगे, हम इसी को चेंज कर सकते हैं ओनली, ठीक है, इसको चेंज करेंगे हम क्योंकि वेरिएबल नॉन रेजिस्टेंस है, इसको इस तरह से सेट कर देंगे यहां पे कि बी और डी का पोटेंशियल कैसा हो जाए, सेम हो जाए। एक सेट करना पड़ता है, अरेंज करना पड़ता है हमें बार बार चेंज करके इसको, ठीक है नहीं। जैसे हमने आर लगाया, कोई रेजिस्टेंस लगाया यहाँ पे और हमने सेल की कनेक्ट कर दी, फिर गैलोमीटर की कनेक्ट कर दी और इसमें डिफ्लेक्शन हो गया, तो हम कहेंगे कि ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, इस रेजिस्टेंस को फिर दोबारा से चेंज कर देंगे वेरिएबल रेजिस्टेंस को, और ये तब तक करते रहेंगे जब तक गैलोमीटर में करंट कितना ना हो जाए, 0 नहीं हो जाए। डिवाइस इंस्ट्रूमेंट है, चलाना पड़ेगा, है ना। तो IG 0, और जैसे ही IG 0 हो जाएगा तो बी और डी पॉइंट का पोटेंशियल भी कैसा होगा, उस समय सेम होगा, तभी इसमें करंट नहीं गया है, पोटेंशियल डिफरेंस भी 0 रहेगा, ठीक है। तो इसको हम फिर इस स्टेज को, इस पूरे अरेंजमेंट को हम बोल देंगे कि ये कैसा है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। अच्छा, और इस कंडीशंस में जब IG 0 होता है, बीबी और डी पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड डी गैलोमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 रहता है। तो इस कंडीशन में P और Q का रेशियो, इस कंडीशन में ही ये ट्रू है, P और Q का रेशियो। तो देखो यहां से I2 जा रहा है, करंट नहीं जा रहा तो ये सारा करंट इधर चला जाएगा I2 ऐसे, और ये I1, इसमें भी करंट जा ही नहीं रहा, इस ब्रांच में कोई करंट ही नहीं है, तो इसमें सारा I1। देखो इसमें और इसमें करंट सेम नहीं है, इसमें भी I2 है, इसमें भी I2 है, तो इन दोनों रेजिस्टेंसों का रेशियो निकालेंगे P और Q, और इसमें करंट सेम है, R इसमें और इसमें करंट सेम है, तो इसका रेजिस्टेंस का रेशियो ऐसे, ये रिजल्ट निकल के आएगा। देखो यहां कौन से लिखते हैं, समझ में आया, जिसमें करंट सेम होती है, P और Q में सेम है तो P और Q में सेम है तो P और Q का रेशियो लिख लिया, R और S में करंट सेम है इज इक्वल टू R अपॉन S लिख लिया। ये फॉर्मूला तभी तक वैलिड रहेगा जब तक इस गैलोमीटर में कोई करंट नहीं जा रही, गैलोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, तब ये फॉर्मूला प्रूफ होके आता है। अब बताओ इसमें P और Q, ये रेशियो आर्म से नॉन रेजिस्टेंस, नॉन होनी चाहिए, नॉन होती है ना, और ये भी नॉन रेजिस्टेंस है, तो P और Q हमें पता है और R भी पता है, तो हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, S की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं यहां से। ये बात समझ में आई आपको पहले, ठीक है, समझ में आया। ये हमने पढ़ाया आपको बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। एक अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, वो हम बाद में देखेंगे। अब हम इसे प्रूफ भी कर सकते हैं, तो प्रूफ कैसे करें वो देखते हैं अब, ठीक है, आगे देखते हैं। देखो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, लिखना हो तो आपको ऐसे लिखना हो तो इस तरह से लिख सकते हो, इट इज अ सर्किट डिजाइन्ड बाय साइंटिस्ट व्हीटस्टोन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल स्टेट दैट four resistance P, Q, R, S are arranged to form a bridge as shown figure। मतलब इस तरह से अरेंज कर लेते हैं। फिर इसमें लिख सकते हो विद सेल E, एक सेल E है ये रहा, की K1 बिटवीन द पॉइंट A and C के बिटवीन है, एंड गैलोमीटर G, ये रहा गैलोमीटर, एंड की K2 बिटवीन द पॉइंट B and D,
ऑन क्लोजिंग K1 फर्स्ट, इसका मतलब बताऊंगा कि हम पहले K1 को फर्स्ट, पहले इस सेल की को K1 को क्लोज करते हैं, फिर उसके बाद K2 को करते हैं। जब हम S की वैल्यू मेजर करना स्टार्ट करते हैं तब K2। इफ गैलोमीटर शो नो डिफ्लेक्शन, अगर गैलोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन ना हो, IG 0, मतलब इसमें कोई करंट ना जाए, है ना। एट दिस स्टेज द पोटेंशियल एट पॉइंट बी एंड डी इज इक्वल, और इस स्टेज में जब करंट नहीं जाएगा तो बी और डी का पोटेंशियल कैसा हुआ, सेम। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, 0। एक ही बात है ये तीनों पॉइंट, इसमें करंट नहीं जाना, IG की वैल्यू 0 होना, BD वाली ब्रांच में बी और डी का पोटेंशियल सेम होना, और पोटेंशियल डिफरेंस 0 होना। इनमें से कोई भी एक पॉइंट कहता है तीनों एक ही पॉइंट है। दिस व्हीटस्टोन ब्रिज एट दिस स्टेज इज सेड टू बी बैलेंस्ड। कैसा, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। और जब ये बैलेंस होगा तो इस वाले केस में, इन दिस केस, P और Q का रेशियो, इसमें करंट सेम है, और R और S का रेशियो इक्वल होता है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, लिखने के लिए स्टेटमेंट आए बोर्ड एग्जामिनेशन में तो आप इस तरह से लिख सकते हो। अगर इसका प्रूव करने की कहता है कि इसको प्रूव करो, तो हम किरचॉफ लॉ से इसको प्रूव कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे प्रूव करते हैं उसको। तो इसको मिटा लेते हैं, पहले हम इसको मिटा देते हैं बेटा, पहले मिटाना पड़ेगा, जगह नहीं बोर्ड भर गया। ठीक है, आप पहले इसको लिख सकते हो, ऐसे लिखना हो तो ठीक है। ये मैंने अभी आपको समझाया था। अगर इसका प्रूव करें तो देखो, प्रूफ देखते हैं अब। तो देखो, इसका अगर प्रूफ कर रहे हैं तो पहले हम अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बनाएंगे, है ना। पहले हम अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बना लेंगे। ये P ओम रेजिस्टेंस है, ये Q ओम रेजिस्टेंस है, ये R ओम रेजिस्टेंस है, और ये S ओम रेजिस्टेंस। ये गैलोमीटर है, और ये K2 कनेक्ट कर दिया हमने, K2। ये सेल है, इसका EMF E है, और ये सेल की K1 मैंने कनेक्ट कर दी। ये पॉइंट A था, ये C था, ये B है, और ये D। ठीक है, यहां से करंट चली I, हमने इसमें करंट निकाली थी I1 और इसमें I2। अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बना रहे हैं तो इसमें करंट जाएगी, मान लो ये IG है, करंट फ्लो कर रही, अनबैलेंस है ना, पहले अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, इसमें करंट गई तो I2 में से करंट इसमें IG चली गई तो इसमें बची हुई जाएगी I2 माइनस IG। इधर से I1 और इधर से IG आ रही है, दोनों मीट करके इधर कितनी हो जाएगी, इधर से IG इधर से I1, तो ये हो जाएगी I1 प्लस IG। और देखो फिर वापस यहां देखेंगे तो देखो IG प्लस का IG माइनस का कैंसिल हो गया, I1 प्लस I2, और I यहां से दो पार्ट में डिवाइड हुआ था, I1 प्लस I2। तो I यहां पे जब डिवाइड हो रहा था तो दो पार्ट में डिवाइड हुआ, I ये I आ रहा है, दो पार्ट में डिवाइड, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I। फिर यहाँ पर भी I1 प्लस I2, दैट मींस I। सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जितनी करंट निकलती है उतनी ही एंटर कर रही है ना। तो इसे लिख देंगे बिफोर नल पॉइंट, बिफोर नल पॉइंट। नल पॉइंट का मतलब होता है कि अगर नल पॉइंट ऑब्टेन हो जाता है तो हम कहते हैं IG 0 हो गया, उसको नल पॉइंट बोलते हैं। बिफोर नल पॉइंट का है, नल पॉइंट आने से पहले, मतलब IG 0 नहीं है, दैट मींस व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस नहीं है अभी। इसमें हम किरचॉफ्स लॉ लगा लें भाई, किरचॉफ्स लॉ से प्रूव कर रहे हैं इसको, विदाउट किरचॉफ्स लॉ भी कर सकते हैं, किरचॉफ्स लॉ से ही करके आना आप। तो देखो इसमें एक लूप एक है, लूप 1, ये लूप 1। इस लूप 1 में अगर आप किरचॉफ्स लॉ लगाओ A B D में, तो क्लोज्ड लूप A B D A में, A B D A में स्टार्ट करते हैं। ए पॉइंट का पोटेंशियल लिख देते हैं, ए से स्टार्ट किया है तो एस चल रहा है। करंट की डायरेक्शन में क्या आता है, माइनस, करंट इनटू रेजिस्टेंस I2 इंटू पी, यहां आ गई करंट इनटू रेजिस्टेंस माइनस IG इंटू जी, ये गैलोमीटर का रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ गैलोमीटर, जी का नाम क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ गैलोमीटर। तो 5 रेजिस्टेंस हो गए, अब 1 2 3 4 और एक गैलोमीटर का रेजिस्टेंस, ठीक है IG। अब यहां पे आ गई, करंट की अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो क्या आएगा, प्लस करंट इंटू रेजिस्टेंस I1 इंटू R,
ऐसे लिख देते हैं I1 इंटू आर, है ना, इज इक्वल टू, स्टॉप कर रहे हैं तो VA का पोटेंशियल, इसे कैंसिल करेंगे तो माइनस के I2P माइनस के IG इंटू जी प्लस के I1R इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट। एक बार और लगाओ, तो अब इस वाले क्लोज लूप में लगा रहे हैं, क्लोज लूप एंड क्लोज लूप B C D और B, इसमें तो B से स्टार्ट कर देते हैं। B पॉइंट का पोटेंशियल लिख लिया, करंट की डायरेक्शन में चलिए तो माइनस आएगा I2 माइनस IG इंटू कैपिटल Q, रेजिस्टेंस, करंट इंटू रेजिस्टेंस। यहां करंट की अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं C से D, तो प्लस आएगा I1 प्लस IG इंटू S, एस रेजिस्टेंस है। अब ऐसे चल रहे हैं, करंट की अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो फिर प्लस आएगा IG इंटू जी इज इक्वल टू B पॉइंट का पोटेंशियल, एक कट गया तो ऐसे ले सकते हैं माइनस के ब्रैकेट में I2 माइनस के IG इंटू Q प्लस I1 प्लस IG इंटू S प्लस IG इंटू जी इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशनों को आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, नहीं सॉल्व करके देखना। इस केस में हम ये प्रूफ नहीं कर सकते कि P और Q का रेशियो और R और S का रेशियो इक्वल आएगा, नहीं सॉल्व करके देख लो इन केसेस को, प्रूफ नहीं होगा। अब सेकंड केस क्या कर लेंगे हम, सेकंड केस मान लेंगे आफ्टर नल पॉइंट। आफ्टर नल पॉइंट मतलब जब IG की वैल्यू कितनी हो जाए 0, और इस स्टेज को क्या बोलते हैं, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इस वाले केस में आप एक और डायग्राम बना देंगे, इस जगह पर एक और डायग्राम बना दें। देखता हूं कैमरे में कितनी जगह है थोड़ी सी छोटा सा बना देता हूं बेटा, है ना। तो देखो ये मैंने एक रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टेंस, और ये तीसरा, ये ऐसे ये बनाना है आपको, ठीक है। P ओम, ये Q ओम, ये R ओम, ये S ओम, और यहां पे एक सेल लगा देना है ऐसे, ये पॉइंट A, ये C, और इस सेल का EMF E और एक K1, ठीक है। देख लेते हैं कैमरे में बना कर, नहीं थोड़ा सा कट गया, कोई नहीं, ठीक है, समझ में आया। और ये पॉइंट B है और ये पॉइंट D है ऐसे, और यहां पे एक गैल्वोमीटर लगाए, ये रहा, और ये K2 की। जब यहां से करंट आएगी I, दो पार्ट में डिवाइड, ऊपर चली गई I2, नीचे आई I1। अब इसमें करंट रहेगी I1, इसमें करंट रहेगी I2, इसमें कोई करंट नहीं जा रही, IG बराबर 0। ये बैलेंस वाला बन गया जो सबसे पहले बनाया था मैंने, ठीक है। वही डायग्राम रिपीट कर देना है द्वारा से, आफ्टर नल पॉइंट। तो देखो अब द्वारा से किरचॉफ लॉ अप्लाई नहीं करना, इसी में आप IG की वैल्यू कितनी पुट कर दो, 0। तो फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम IG की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट IG की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो कितना आएगा, माइनस के I2P, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस I1R इज इक्वल टू 0। IG की वैल्यू 0 पुट कर दी फर्स्ट इक्वेशन में, ये 0, तो इतना, इसको उधर ले जाएं तो I2P इज इक्वल टू I1R, इक्वेशन नंबर 3। ऐसे ही एंड सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 2 में भी IG की वैल्यू कितनी पुट कर दें, 0। तो यहां से कितना IG 0 रख दिया तो माइनस के I2Q, माइनस के I2Q, ये तो 0 हो गया। IG की वैल्यू 0 रख दी तो प्लस I1S, और ये IG 0 रखोगे तो ये पूरे 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। इस वाले को उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो I2Q ओवर इज इक्वल टू I1S, ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया, ठीक है। अब देखो थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन कब आ रही है, जब IG कितना है, 0। अब क्या करिए, 3 और 3 का फोर्थ में डिवाइड कर दीजिए, तो 3 कितना है I2P, और ये फोर्थ कितना है I2Q, I1R और I1S। ये देखो I1 से I1 कट गया, I2 से I2 कट गया, P ओवर Q इज इक्वल टू R ओवर S, प्रूफ हो गई। समझ में आया कैसे किया, समझ में आया। इसको एक तरीके से बिना किरचॉफ्स के, अगर चाहो तो बिना किरचॉफ्स के भी प्रूव कर सकते हो। अगर किरचॉफ्स लॉ से कभी कभी कह देता है साफ साफ
कि व्हीटस्टोन ब्रिज में बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S को प्रूव करिए अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ। तो फिर ऐसे ही करना पड़ेगा किरचॉफ्स लॉ से, कुछ नहीं है। एक बार इसमें किरचॉफ्स लॉ लगाइए, एक बार इसमें। नल पॉइंट पहले नल पॉइंट बिफोर नल पॉइंट कर लीजिए, फिर आफ्टर नल पॉइंट कर लीजिए, IG 0। दूसरा डायग्राम बना देना, ये इसमें करंट नहीं फ्लो करना गैलोमीटर में, वैल्यू पुट कर देना। किरचॉफ्स लॉ दोबारा से यूज मत करना, वैल्यू पुट कर देना इसी में, है ना। और वैल्यू पुट करके 3 और 4th इक्वेशन में डिवाइड करके रेशियो निकल आना। और ये कंडीशन कब निकल के आ रही है? जब IG 0 है, तभी तो निकल के आई है ये कंडीशन। ठीक है, चलो विदाउट किरचॉफ्स लॉ से इसे कैसे प्रूव करते हैं वो देखते हैं। इसे मिटाते हैं पहले, फिर दूसरा देखते हैं। अगर आप विदाउट किरचॉफ्स लॉ के बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए फॉर्मूला ड्राइव करना चाहो तो सबसे पहले आप बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का डायग्राम बना लें। ये P ओम रेजिस्टेंस, ये Q ओम, ये R ओम और ये S ओम। ये पॉइंट A पहले सेल लगा लें, इससे सेल, और ये की K1 क्लोज कर दें। ये A पॉइंट, ये C पॉइंट, ये B, ये D, इसमें गैलोमीटर भी लगा लें और एक टेपिंग K2, है ना, ऐसे कनेक्ट कर दें, है ना। तो जब ये फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए IG 0 या फिर दैट इज B पॉइंट का और D पॉइंट का पोटेंशियल कैसा, सही, IG 0। और तो डायग्राम बना दें। I यहां पे ये I2 आ गया और इसमें I1, इसमें ये I1 और इसमें ये I2। इसमें कोई करंट नहीं है, IG कितना है 0। तो B और D का पोटेंशियल सेम होगा। इस कंडीशन में तो फॉर्मूला ड्राइव करना है। ठीक है, अब बताओ मेरे को, क्या VA माइनस के VB और VA माइनस के VD इक्वल होगा? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B, इसका नाम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। आप ऐसे भी लिख सकते हो इसे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड D, A एंड D। इसको कैसे लिख सकते हैं? VA माइनस के VB, और इसको लिख सकते हैं VA माइनस VD। इक्वल होगा क्या? तो इक्वल होगा, क्यों? क्योंकि देखो ये तो VA है, ये भी V है। BB और BD कैसे हैं? सेम। अगर BB और BD सेम है तो BB और BD अगर सेम है तो यहाँ पे BD की जगह पे BB लिख दूं तो इक्वल नहीं है दोनों पोटेंशियल डिफरेंस? इक्वल है। ठीक है, अब ये तो ये A और B का जो पोटेंशियल डिफरेंस है यही किसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा? इस P का रेजिस्टेंस भी, P का भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लिख सकते हैं, इस वाले को, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर PO और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर RO इक्वल हो, क्योंकि इस P ओम का एक एंड डायरेक्ट A से और दूसरा एंड डायरेक्ट B से, तो इस P ओम का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B के। ऐसे ही इस R ओम का एक एंड डायरेक्ट A से और दूसरा एंड डायरेक्ट D से, इसीलिए R ओम का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इक्वल होगा A पॉइंट और D पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस के। तो ऐसे इसको ऐसे लिख सकते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस P लिखें तो इसी का करंट, इसी का रेजिस्टेंस, V बराबर IR से। तो करंट कितना है? I2 और रेजिस्टेंस कितना है? P। करंट कितना है? I1 और रेजिस्टेंस कितना है? R। इक्वेशन फर्स्ट हो गई। समझ में आया ये? एंड सिमिलरली आप ऐसे लिख सकते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट B एंड C और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट D एंड C, इसको VB माइनस VC
और इसको वी डी माइनस वी सी। देखो बी और डी का सेम है पोटेंशियल, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज वाले केस में बी और डी का पोटेंशियल सेम होगा, तो यहां डी की जगह वी भी लिख दो, सेम नहीं आएगा, बराबर नहीं आएगा। और बी और सी का पोटेंशियल डिफरेंस इस रेजिस्टेंस का एक एंड बी से, क्यू ओम रेजिस्टेंस का एक एंड बी से और दूसरा सी से, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर क्यू ओम इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर एस ओम। ठीक है, क्योंकि एस ओम का एक एंड सी से, दूसरा एंड डी से, सी और डी से, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस लिखे तो इसी का करंट, इसी का रेजिस्टेंस I2Q, इसका लिखें तो I1S। ये इक्वेशन नंबर 2 है ना, बिना किरचॉफ लॉ के। ये मेरे पॉइंट, ये सब समझाया मैंने पीछे। तो फ्रॉम अब क्या करें, इक्वेशन 1 में 2 का डिवाइड कर दें, तो देखो I2P ओवर I2Q इज इक्वल टू I1R ओवर I1S। I1 से I1 कट गया, तो देखो ये रिजल्ट आ गया। लेकिन ये वैलिड कब है, ये सब तब तक ही सही था जब बी और डी का पोटेंशियल सेम था, तभी देखो ये स्टेप मैंने यूज किया है कि नहीं इसमें। और ये अगर है सही तो बी और डी का पोटेंशियल सेम होगा, तो इस वाली ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगी, बी डी वाली ब्रांच में गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। और इसी स्टेज में ये प्रूफ हो रहा है, देखो फॉर्मूला पी ओवर क्यू इज इक्वल टू आर ओवर एस। ठीक है, तो ये केवल बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, और बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बोल दे क्वेश्चन में, या फिर आई जी इज इक्वल टू 0 हो, या फिर बी जिसमें जो 5वां रेजिस्टेंस है, कॉमन रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर वाला, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस, इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 या फिर पोटेंशियल सेम हो। पोटेंशियल सेम, इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना 0, तब ये फॉर्मूला वैलिड होता है। ठीक है भाई, तो देखो ये तो रहा डेरिवेशन, प्रूफ, लिखना, समझना। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल कैसा होता है, कैसे आता है वो बताऊं, लेकिन उससे पहले इसमें एक छोटा सा पॉइंटर बताता हूं। तो टॉपिक पढ़ते हैं इसमें अब, सेंसिटिविटी ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। देखो हेडिंग डली हुई है सेंसिटिविटी ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। इसका मतलब बताता हूं मैं आपको कि सेंसिटिविटी ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज का मीनिंग क्या होता है। जैसे मैं एक व्हीटस्टोन ब्रिज बना लेता हूं पहले, कि किस कंडीशन में, पहले सेंसिटिविटी ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज का मीनिंग पढ़ेंगे और फिर पढ़ेंगे कि किस कंडीशन में व्हीटस्टोन ब्रिज मोर सेंसिटिव होता है ना। पहले पूछे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, तो वो पहले मीनिंग बताएंगे, फिर डायग्राम बना लूं मैं, फिर समझाता हूं। पी ओम, ये क्यू ओम, ये आर ओम और ये एस ओम। देखो इसमें ये तो अननोन रेजिस्टेंस है, इसकी तो वैल्यू हमें निकालनी होती है ना। ये जो रेजिस्टेंस होता है इस पे ध्यान दो, ये जो रेजिस्टेंस होता है ये वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, लेकिन नॉन होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, नॉन रेजिस्टेंस, वेरिएबल नॉन रेजिस्टेंस का है ना ये। तो देखो मैंने क्या किया, इस आर को मैंने अरेंज सेट किया, आर को मैंने सेट किया, मान लो आर इज इक्वल टू 10 ओम है, मैंने आर 10 ओम सेट किया। ये पी, क्यू और एस 4 रेजिस्टेंस हो गए, और मैंने आर 10 ओम इस तरह से सेट किया कि इस वाली कंडीशन में, इस वाले सिचुएशन में ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। इसका मतलब होता है कि गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं होने का मतलब है कि गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं कर रही। आई जी कितना है 0, और बी और डी पॉइंट का पोटेंशियल कितना है सेम है ना, आई जी 0 और बी पॉइंट और डी पॉइंट का पोटेंशियल सेम। तो इस वाली कंडीशन में पी और क्यू का रेशियो, पी और क्यू का रेशियो और आर और एस का रेशियो इक्वल आता है ऐसे, और आई जी कितना रहता है 0 रहता है। तो मैंने लेट कर लिया कि मैंने ये आर 10 ओम पर, अगर इस आर की वैल्यू 10 ओम है ना, तब ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है पूरा, पी ओवर क्यू और आर अपॉन एस इसको फॉलो कर रहा है। दैट मींस आई जी की वैल्यू कितनी है 0 है, डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में कितना है 0 है। अब यदि मैं क्या करूं
इस आर की वैल्यू में वेरिएबल रेजिस्टेंस है, स्मॉल चेंज करूं, वेरी स्मॉल चेंज करूं, आर की वैल्यू में अब कितना कर दूं, रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 प्लस माइनस के 0.1 ओम कर दूं, ऐसा मैं रेजिस्टेंस आर की जो वैल्यू थी वो 10 प्लस माइनस 0.1 ओम कर दूं, रेजिस्टेंस की वैल्यू में इसकी वैल्यू में थोड़ा सा चेंज कर दूं। तो देखो इस वाली सिचुएशन में तो ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज था जब आर की वैल्यू 10 ओम थी, गैल्वेमीटर में डिफ्लेक्शन कितना था, 0। जैसे ही मैं इस आर की वैल्यू में रेजिस्टेंस में थोड़ा सा भी चेंज करता हूं तो इस गैल्वेमीटर में लार्ज डिफ्लेक्शन हो, कैसा हो, लार्ज डिफ्लेक्शन हो, दैट मीन्स गैल्वेमीटर में लार्ज करंट फ्लो कर जाए, तो हम कहेंगे ये मोर सेंसिटिव व्हीटस्टोन ब्रिज है। क्योंकि 10 ओम पर जब इसकी वैल्यू 10 ओम थी तो मैंने इसकी और इसकी वैल्यू तो चेंज नहीं करी है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूं तो ये बैलेंस कब था, IG0 कब था, जब आर की वैल्यू 10 ओम थी, तो वो इस रिलेशन को फॉलो कर रहा था। और IG की वैल्यू कितनी आ गई, ये कब आता है रिलेशन, ये कब ट्रू होता है, जब IG की वैल्यू 0 होती है। तो ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, गैल्वेमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं। लेकिन तुमने इस आर की वैल्यू में, इस वाली आर की वैल्यू में थोड़ा सा भी चेंज कर दिया तो डिफ्लेक्शन में, गैल्वेमीटर में लार्ज डिफ्लेक्शन हो जाए, तो हम कहेंगे कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज मोर सेंसिटिव है, इसकी सेंसिटिविटी लार्ज है। अब व्हीटस्टोन ब्रिज, देखो इसको लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, अब व्हीटस्टोन ब्रिज इज सेड टू बी सेंसिटिव if it show large deflection in the galvanometer for a small change, यहां स्मॉल लिखना जरूरी है, यहां लार्ज, स्मॉल चेंज ऑफ रेजिस्टेंस इन द रेजिस्टेंस आर्म, ये मतलब होता है सेंसिटिविटी ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज का, कि थोड़ा सा भी चेंज आ गया ना रेजिस्टेंस में। देखो इस पर तो बैलेंस हो गया, आर आवर 10 ओम पर पी क्यू आर ये फिक्स होंगे, एस पी क्यू एस फिक्स है, 10 ओम का पर ये ऐसी सेटिंग हो जाती है ऐसी, दैट मींस गैल्वेमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो जाता है। अब इस आर की वैल्यू में तुम थोड़ा सा भी चेंज कर दोगे ना तो ये कंडीशन बिगड़ जाएगी, ये अब इनका इसका रेशियो इक्वल नहीं रहेगा, और इनका इसका रेशियो इक्वल नहीं रहा तो गैल्वेमीटर में करंट आनी चाहिए, गैल्वेमीटर में करंट फ्लो करनी चाहिए। तो अगर लार्ज करंट फ्लो करे, थोड़ा सा चेंज करने पर ही, रेजिस्टेंस की वैल्यू में स्मॉल चेंज करने पर भी लार्ज करंट फ्लो करता है इस गैल्वेमीटर में, तो हम कहेंगे ये व्हीटस्टोन ब्रिज मोस्ट सेंसिटिव डिवाइस है, इसकी सेंसिटिविटी लार्ज है, ठीक है। अच्छा, अब कंडीशंस क्या है कि किस कंडीशन में ये व्हीटस्टोन ब्रिज मोस्ट सेंसिटिव होता है, ज्यादा सेंसिटिव होता है। तो सेंसिटिविटी ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज इज मैक्सिमम when either all four resistance are same order, जब P, Q, R, S ये सभी रेजिस्टेंस सेम ऑर्डर के होते हैं तब व्हीटस्टोन ब्रिज की सेंसिटिविटी मैक्सिमम होती है, ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है। इसी में व्हीटस्टोन ब्रिज से जुड़ा हुआ सेंसिटिविटी ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज समझ में अगर पूछता है, मीनिंग पूछता तो ये रहा, किस कंडीशन में मैक्सिमम होता है तो ये लिख सकते हो आप, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जैसा कि देखो मैंने स्टार्टिंग करी, इसमें 2 की होती हैं, एक K2 की और एक की यहां होती है K1। तो हमने कहा कि जब हम इसमें एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट करते हैं तो कौन सी सेल पहले दबाते हैं, सॉरी पहले कौन सी की क्लोज करते हैं, तो सेल की पहले क्लोज करते हैं, फिर बाद में गैल्वेमीटर की क्लोज करते हैं, और जब स्टॉप करते हैं, एंड करते हैं, इस एक्सपेरिमेंट को स्टॉप करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं, एक्सपेरिमेंट कर लिया, रोकना चाहते हैं एक्सपेरिमेंट को, तो हम पहले गैल्वेमीटर की को फर्स्ट प्रेस ओपन करेंगे, फिर आफ्टर सम टाइम बाद हम सेल की को ओपन करेंगे। दोबारा से बोल रहा हूं, अगर आप एक्सपेरिमेंट करना शुरू करते हो तो हम सेल की पहले दबाते हैं, प्रेस करते हैं, मतलब क्लोज करते हैं, फिर गैल्वेमीटर की क्लोज करते हैं। जब इस एक्सपेरिमेंट करने के बाद इसको बंद करते हैं, एक्सपेरिमेंट को एंड करते हैं एक्सपेरिमेंट का, तो K2 पहले ओपन करते हैं, फिर K1 ओपन करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? इंड्यूज इफेक्ट को अवॉइड करने के लिए, अवॉइड द इंड्यूज इफेक्ट। सर ये इंड्यूज इफेक्ट क्या होते हैं? तो देखो इसमें इंड्यूज करंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है गैल्वेमीटर में। अगर हम क्या करें, इसका उल्टा करें तो अगर हम पहले
स्टार्ट कर रहे हैं, K2 को पहले प्रेस कर दें, क्लोज कर दें, उसके बाद सेल की को प्लेस क्या करें, क्लोज कर दें, तो इसमें गैल्वोमीटर में इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाएगी। उसको अवॉइड करने के लिए ही हम पहले सेल की को क्लोज करते हैं, उसके बाद गैल्वोमीटर की को क्लोज करते हैं जब स्टार्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट। सर ये इंड्यूस इफेक्ट को अवॉइड करने के लिए अभी तो मैं इतना ही आंसर दे सकता हूं कि while performing an experiment at start press the cell key first and then galvanometer key K2 and at the end remove K2 first and then K1 to avoid the induced effect। अगर पूछता है ऐसा क्यों करते हो, to avoid the induced effect। आप अगर इसका उल्टा करोगे, मतलब इसको स्टार्ट करोगे तो इसको पहले क्लोज, इसके बाद इसको क्लोज, तो इसमें इंड्यूस इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाएगी। उसको ही अवॉइड करने के लिए हम ये करते हैं। सर ये इंड्यूस इफेक्ट क्या होते हैं, ये पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ेंगे जब किसी कॉइल में करंट में चेंज आता है, तो उस कॉइल में करंट में चेंज आए किसी कॉइल में, या उस किसी कॉइल से लिंक करने वाला फ्लक्स चेंज होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स। कौन सा फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं। जब किसी कॉइल से लिंक करने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है, तो उस कॉइल में इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाती है जब सर्किट या कॉइल कंप्लीट हो, तो उसमें एक इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाती है। इस फिनोमेना को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। ये अभी समझ में नहीं आने वाला, बस एक पॉइंट है। ये पॉइंट जब मैं इंडक्शन पढ़ाऊंगा तो इसे एक्सप्लेन जरूर करूंगा। इंडक्शन वाले में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ये लिखा भी है, नूतन में लिखा हुआ है। ये वाला पॉइंट बहुत ही अच्छा पॉइंट है, क्वेश्चन भी आया था इसका बार एक बार मेडिकल में, समझ में आया। अभी अगर क्वेश्चन पूछता है 12th में, तो आप इतना लिख सकते हो, अवॉइड इंड्यूस इफेक्ट को अवॉइड करने के लिए हम इस की को पहले प्रेस क्लोज करते हैं, फिर उसके बाद इसको करते हैं। ठीक है, चलो कंप्लीट करते हैं, इस टॉपिक को छोड़ते हैं। अब पढ़ते हैं हम नया टॉपिक, इसमें न्यूमेरिकल कैसे आते हैं इसके। ठीक है, पहला क्वेश्चन लिखते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज का। तो देखो मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, लेकिन इस क्वेश्चन में देखो क्वेश्चन पढ़ना, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड सी। ये फिगर दे रखा है और कह रहा है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो बिटवीन पॉइंट ए एंड सी। तो इसमें कहां कहा है, कहीं पे भी कि व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो सबसे पहला प्रश्न उठता है, पहला क्वेश्चन उठता है कि सर हम पहचानेंगे कैसे कि गिवन सर्किट या गिवन सर्किट डायग्राम जो है वो व्हीटस्टोन ब्रिज है, पहचानते कैसे हैं। तो पहचानने का तरीका बताता हूं, स्टेप हैं, 2 या 3 पॉइंट हैं। शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि अगर आपको दो क्लोज लूप के इनसाइड 5 रेजिस्टेंस, 2 क्लोज लूप हो और दोनों क्लोज लूप के अंदर 5 रेजिस्टेंस हो और एक रेजिस्टेंस दोनों लूपों में कॉमन हो। जैसे ये देख लो सर्किट डायग्राम में, तो इस सर्किट डायग्राम में कितने रेजिस्टेंस है, 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, और कितने क्लोज लूप है, 2 क्लोज लूप है। एक क्लोज लूप ये हो गया ए बी डी ए, और दूसरा क्लोज लूप ये हो गया बी सी डी बी। और इसमें ये 10 ओम रेजिस्टेंस दोनों लूपों में कॉमन नहीं है। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया कि 2 क्लोज लूप, उसके अंदर, उस क्लोज लूप के अंदर, दोनों क्लोज लूप के अंदर 5 रेजिस्टेंस, उन 5 रेजिस्टेंसों में से एक रेजिस्टेंस दोनों लूपों में कॉमन। तो व्हीटस्टोन ब्रिज हो सकता है, ऐसा नहीं कि ऐसा दिख जाए तो व्हीटस्टोन ब्रिज है। अभी एक कट पॉइंट हुआ है। दूसरा पॉइंट तरफ से सुन, दूसरा पॉइंट क्या है कि इसके एक डायगोनल से कॉमन रेजिस्टेंस और दूसरे डायगोनल से सेल कनेक्ट होना चाहिए। तो अगर ऐसा होगा तो वो 100% व्हीटस्टोन ब्रिज होगा। तो देखना, इसका एक डायगोनल कौन है, बी डी, उससे एक कॉमन रेजिस्टेंस कनेक्ट है, और दूसरा डायगोनल कौन है, ए सी। तो देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहां पर पूछ रहा है, बिटवीन पॉइंट ए एंड सी। तो आपको याद हो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड सी निकालते थे,
तो हम बैटरी कहाँ कनेक्ट करते थे? जिन दो पॉइंटों के बिटवीन हमसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछे, उन दोनों पॉइंटों के बिटवीन ही हम सेल कनेक्ट करते थे। याद है पीछे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते तो सेल हम यहां कनेक्ट करेंगे, ये हम अपनी तरफ से कनेक्ट करते हैं, तो हमने सेल कनेक्ट कर लिया। सेल ए और सी से क्यों कनेक्ट किया? क्योंकि कौन से दो पॉइंट के बिटवीन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहा है? ए एंड सी, तो इसीलिए ए और सी से कनेक्ट कर दिया। तो इस डायग्राम में आप चेक करो कि एक डायगोनल से तो कॉमन रेजिस्टेंस है बी डी वाले डायगोनल से, और दूसरे डायगोनल से ए सी वाले डायगोनल से सेल कनेक्टेड है। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है ना। अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज तो हो गया, अब हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है या फिर अनबैलेंस्ड है। क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज दो टाइप का हो सकता है, बैलेंस भी हो सकता है और अनबैलेंस भी हो सकता है। तो आज तो हम केवल बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज वाले क्वेश्चन करेंगे। तो ये चेक कैसे करेंगे सर, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है या अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है? तो देखो बैलेंस व्हीटस्टोन जब ब्रिज होता है तो उसमें या तो क्वेश्चन में कह दे कि ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है एक, या फिर जो कॉमन रेजिस्टेंस है उसमें कोई करंट ना फ्लो करे, जिसमें कॉमन रेजिस्टेंस कौन है? 10 ओम। तो ये क्वेश्चन में जानकारी दे कि बीडी वाली ब्रांच में 10 ओम में कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है, ये क्वेश्चन में जानकारी दे तो हम कह देंगे कि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। या फिर क्वेश्चन में जानकारी दे कि जो कॉमन रेजिस्टेंस है दोनों लूपों में, तो ये रेजिस्टेंस कॉमन रेजिस्टेंस, इसे मैं कॉमन रेजिस्टेंस कह रहा हूं, दोनों लूपों में कॉमन ही इसीलिए कॉमन रेजिस्टेंस है ना। कॉमन रेजिस्टेंस के एंड के पोटेंशियल कैसे हो? सेम हो, बी और डी के पोटेंशियल सेम हो। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन मैंने आपको पीछे बताई थी, या तो ये कहे कि कॉमन रेजिस्टेंस में करंट जीरो हो, ये कॉमन रेजिस्टेंस है दोनों लूपों में तो इसमें करंट जीरो हो, या तो ये जानकारी दे। एक तो ये हुआ, हो गई पहली वाली एक कंडीशन, वो बता ही दे कि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, या फिर वो जानकारी दे कि कॉमन रेजिस्टेंस में करंट जीरो है। ये भी जानकारी नहीं दे तो ये दे कि बी और डी का पोटेंशियल सेम है। बी और डी पॉइंट फिक्स नहीं कि बी और डी हमेशा, कॉमन रेजिस्टेंस के एंड, इस कॉमन रेजिस्टेंस ये है, इसका एक एंड बी है दूसरा एंड डी है, इन दोनों पॉइंटों के पोटेंशियल सेम हो। या फिर ये जानकारी दे कि कॉमन रेजिस्टेंस के एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? जीरो है। कॉमन रेजिस्टेंस उसका एंड बी और डी उनका पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। अगर ये भी जानकारी नहीं दी, इसमें कहां दी जानकारी, तो सर अब कैसे पहचानेंगे? तो इसमें फिर पांचवी कंडीशन थी कि अगर ये सब एक ही कंडीशन है, पी और क्यू और आर और एस का रेशियो सेम हो, अगर ये रेशियो इक्वल हो तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होगा। तो देखो इसको हम क्या बोलते थे? पी, इसको क्या बोलते थे? क्यू, इसको क्या बोलते थे? आर, इसको क्या बोलते थे? एस। अगर यहां से करंट चलेगी, अभी थोड़ी देर के लिए इसे बैलेंस मान लेता हूं, पता नहीं अभी, इसमें I2 भेज देते, इसमें I1। अगर इसमें कोई करंट ना जाए तो ये सारी करंट इसमें चली जाएगी और ये वाली सारी करंट इसमें चली जाएगी। अगर इसमें कोई करंट ना जाए तो इसमें और इसमें करंट सेम है, तो किसका रेशियो निकालेंगे? P और Q का रेशियो, P ओवर Q निकाल लें, P ओवर Q। तो P की वैल्यू कितनी है? 5 और इसकी वैल्यू 6। एंड R और S का रेशियो निकाल लें, R की वैल्यू कितनी है? 10 और S की वैल्यू निकाल लें 12। कितना आएगा? 2 से काट लो, 5/6। तो इक्वल आ रही है। हेंस यहां लिख सकते हैं हेंस करके नहीं, या देयरफॉर P ओवर Q इज इक्वल टू R ओवर S। इक्वल आ रहा है, देखो P ओपन Q और R ओवर S इक्वल आ रहा है। अगर इक्वल आ गया तो हम कहेंगे ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो चेक करना पड़ेगा, ये लाइन लिखनी पड़ेगी सॉल्यूशन में, P ओवर Q इज इक्वल टू R ओवर S। देयरफॉर दैट इज, यहां लिख लो, देयरफॉर गिवन नेटवर्क या सर्किट कह सकते हो, इलेक्ट्रिकल सर्किट नेटवर्क इज बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, सो नो करंट फ्लो थ्रू आर्म 10 ओम रजिस्टर, 10 ओम आर्म BD 10 ओम कह दो,
और इसमें अगर कोई करंट नहीं जा रहा तो ये रेजिस्टेंस यूजलेस है ना, अनइफेक्टिव है, इफेक्टिव नहीं कहेंगे, यूजलेस छोड़ देंगे इसको, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का हिस्सा नहीं मानेंगे क्योंकि इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा तो ये यूजलेस हो गया, तो नो करंट फ्लो थ्रू आर 10 ओम। अब क्या करें, इतना समझ में आ गया। इतना करने के बाद अब तो ये यूजलेस है, अब टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो जैसे सी निकालते थे पहले। तो एक बात बताओ, यहां पे करंट डिवाइड हुआ तो ब्लैक डॉट, यहां पे मीट करा है तो ब्लैक डॉट, ये दोनों रेजिस्टेंस किस कॉम्बिनेशन में, तो इसमें 5 ओम में और 6 ओम में कैसे करंट है, सेम, तो ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो देखो ये वाले सीरीज कॉम्बिनेशन में है ना, सीरीज में। तो लिख देते हैं यहां P ओम एंड Q ओम आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो आर डैश इज इक्वल टू, इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके एक बना लो, 5 + 6 11 ओम हो गया। अब इन दोनों का जब एक बना लिया आपने कॉम्बिनेशन करके, कॉम्बिनेशन करना तो आता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो निकालना आता है, तो इसका एक बना लिया तो ये हट गया ऐसे, ये भी हटा दिया। इसकी वैल्यू कितनी हो गई अब, आर डैश 11 ओम। अब देखो इस रेजिस्टेंस में करंट सेम है और इनके बीच में कोई डॉट भी नहीं है, तो ये आर एंड एस आल्सो आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, एंड आर एंड एस आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना। तो आर डबल डैश कितना है, 10 और +12, 10 + 12 सीरीज में 22 ओम। इन दोनों का भी कॉम्बिनेशन करके एक बन गया, ये देखो ये आर डैश हो गया, ये 22 ओम। ये तो हटा सकते हो आप 10 ओम, इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा, ये यूजलेस हो गया, इसे हटा दो आप यहां से, कोई मतलब नहीं है उसका, ठीक है। इतना। अब आर डैश एंड आर डबल डैश, ये डबल डैश है, किस कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, करंट डिवाइड हो रही दो पार्ट में, तो हम लिख सकते हैं एंड आर डैश एंड आर डबल डैश आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो, तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R डैश, आर डैश कितना है 11 प्लस 1/R डबल डैश कितना है 22, तो 22 एलसीएम ले लो, कितनी बार आया 2 बार, प्लस ये 1 3/22, तो आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, ये 1/R इक्विवेलेंट आया है ना, तो उल्टा कर लो, तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 22/3, दैट मींस 7.3 ओम, ठीक है। देखो अभी ये क्वेश्चन था, यही वाला क्वेश्चन था, इसमें अगर फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड सी पूछा तो अभी मैंने करके दिखाया, लेकिन इसी में अगर ये क्वेश्चन पूछ लेता, डायग्राम यही होता और कहता कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड डी, ये वाला तो अभी कर दिया हमने, अब ये वाला कर रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है अब। तो इस क्वेश्चन में क्या अब ये बैलेंस व्हिटिस्टन ब्रिज है, क्या व्हिटिस्टन ब्रिज है, तो बच्चे कहते हैं सर व्हिटिस्टन ब्रिज है, तो देखो सर आपने कहा था 2 क्लोज लूप, तो 2 क्लोज लूप है, 5 रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस कॉमन भी है, तो क्या व्हिटिस्टन ब्रिज बोलोगे आप इसे, अगर आप फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी एंड डी पूछता है तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि बी एंड डी पूछ रहा है, तो बैटरी कहां लगाएंगे हम, सेल कहां लगाएंगे, बी और डी पॉइंट के बिटवीन, तो बी और डी से अगर हमने बैटरी लगा दी, सेल लगा दिया ऐसे। अब देखो, तो मैंने व्हिटिस्टन ब्रिज की कंडीशन क्या बताई थी, व्हिटिस्टन ब्रिज होने की क्या पहचान बताई थी आपको, मैंने 2 पॉइंट बताए, एक नहीं 2। पहला पॉइंट 2 क्लोज लूप, और दोनों क्लोज लूप के अंदर 5 रेजिस्टेंस, और दोनों लूपों में एक रेजिस्टेंस कॉमन, ये पहला कंडीशन पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट बताया मैंने कि एक डायगोनल में कॉमन रेजिस्टेंस और दूसरे डायगोनल में सेल कनेक्ट होना चाहिए, तो वो
व्हीटस्टोन ब्रिज होता है। बैलेंस है या अनबैलेंस है वो पहचानना पड़ेगा कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। तो क्या ये आपको अगर हमसे क्वेश्चन पूछता है, ये डायग्राम दे दिया और हमसे पूछता है कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड डी, तो हम बैटरी कहां लगाएंगे? जिन दो पॉइंटों के बिटवीन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछे वहां लगाएंगे ना। बैटरी लगा के दी नहीं उसने, तो मैंने लगा दी बी और डी से। तो अब बताओ ये व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या? बैलेंस है अनबैलेंस है वो तो बाद में चेक करेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या? तो व्हीटस्टोन ब्रिज ही नहीं है ये। सर क्यों? क्योंकि इसमें दो लूप तो हैं, 5 रेजिस्टेंस भी हैं और एक रेजिस्टेंस दोनों लूपों में कॉमन भी है, बट कॉमन रेजिस्टेंस बी डी वाले डायगोनल में कनेक्टेड है और सेल भी बी डी वाले डायगोनल में कनेक्टेड है। दोनों एक ही डायगोनल में लगे हुए हैं। जिस कॉमन रेजिस्टेंस जिस डायगोनल में लगा हुआ है उसी में ही सेल लगा हुआ है, इसीलिए अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं रहा। अब ये नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, इसको आप व्हीटस्टोन ब्रिज मत समझना। अब कैसे करेंगे भाई? तो जैसे सिंपल करते हैं वैसे कर देंगे। यहां से करंट चलेगी आई, यहां आके करंट कितने पार्ट में डिवाइड होगी बताओ? ये आई चला रही, कितनी पार्ट में डिवाइड होगी? 3 पार्ट में। इसमें I1, इसमें I2 और इसमें I3। समझ में आ गया भाई? बी पॉइंट का और डी पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो ही नहीं सकता। इसमें करंट जाएगी जाएगी। क्यों सर? क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है और ये वाला नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। ये हाई पोटेंशियल पर है, ये लो पोटेंशियल पर है। पोटेंशियल में डिफरेंस है तो बी डी वाले कॉमन रेजिस्टेंस में करंट फ्लो करेगी करेगी। ये व्हीटस्टोन ब्रिज है ही नहीं है। समझ में आ गया? ठीक है, तो अब से कर लो। ये करंट I1 ऐसे आ रही है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। ये करंट I3 ऐसे आ रही है, दोनों तीनों मिलके वापस आई। अब ये दोनों देखो करंट कैसी है? सेम इस लूप में। तो ये दोनों रेजिस्टेंस किस में? सीरीज में। तो 5 और 10 15 लिख नहीं रहा, लिख लेना 5 ओम और 10 ओम आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज में करेंगे तो 5 और 10 का 15, एक हटा देता हूं, ये 15 ओम। ऐसे 6 और 12 इसमें भी करंट सेम है, देखो I3 तो 6 एंड 12 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इन दोनों का भी सीरीज करके एक कर लेता हूं। 12 और 6 कितने हो गए? 18, 18 ओम। अब ये तीनों किस रेजिस्टर कॉम्बिनेशन में? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। 15 ओम, 10 ओम एंड 18 ओम आर पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो लिख देंगे 15 ओम, 10 ओम एंड 18 ओम आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो 1/R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/15, 1/10 और 1/18। यहां से आप इसे सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लेना। सॉल्व करके जो भी आए R इक्वलेंट वो आंसर हो गया। मैं तो आपको बस केवल क्या बता रहा हूं पॉइंट, कि आपको सोचना कैसे कि व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं। तो पहले देखो ये सबसे सिंपल क्वेश्चन लिखे मैंने, इसमें डिफरेंस बताया, पहले इस डिफरेंस को पकड़ लो। ठीक है, अब मैं आपको देखो इससे और अच्छा क्वेश्चन कराता हूं एक। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कराता हूं। देखो मैंने दूसरा क्वेश्चन लिखा, इस क्वेश्चन को देखते ही मेरे को दिखाई दे इसमें 2 क्लोज लूप, एक लूप ये रहा क्लोज और एक ये रहा, और इन दोनों क्लोज लूपों में मेरे को 5 रेजिस्टेंस भी दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5, और दोनों लूपों में एक रेजिस्टेंस कॉमन भी है। कौन सा वाला? 7 ओम। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज हो सकता है। अभी इसमें दूसरी कंडीशन सेट नहीं हुई है। हुई है क्या? नहीं। तो देखो पहले इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे। पहले सर स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लेके आए? तो आपको क्या लग रहा है कॉमन रेजिस्टेंस कौन सा है? 7 ओम है ना। तो देखो कॉमन रेजिस्टेंस हम यहीं तो बनाने थे ऐसे यहां पे। तो यहां जो कॉमन रेजिस्टेंस होते हैं C और D, ये पॉइंट बना लो आप कॉमन रेजिस्टेंस। A और B के बिटवीन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहा है तो उसे यहां बना लो। यहां कौन सा रेजिस्टेंस लिखते थे? इस जगह पे कौन सा रेजिस्टेंस लिखते थे? बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में कॉमन रेजिस्टेंस लिखते थे, तो इस जगह पे कॉमन रेजिस्टेंस लिखना है। कॉमन रेजिस्टेंस कौन है इस डायग्राम में? 7 ओम। और उसके एक एंड कौन से है? C से, दूसरा एंड किससे है? D से। तो C और D लिख लिए इसीलिए, और 7 ओम लिख दिया यहाँ पे। कॉमन रेजिस्टेंस सबसे पहले लिखा है ना। और A और B के बिटवीन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहा है, तो सेल कहां पर लगाएंगे? A और B से लगाएंगे। देखो ऐसे, है ना। ठीक है, 2 ओम का एक एंड A से, दूसरा एंड C से।
एक एंड ए से और दूसरा सी से, साथ ही साथ 2 ओम भी लिख दो। 3 ओम का एक एंड सी से, दूसरा एंड बी से, सी से और बी से। 3 ओम यहां है भाई, ये 3 ओम लिख दो। 4 ओम का एक एंड ए से, दूसरा एंड डी से, ये देखो 4 ओम, साथ ही साथ बना चले आओ। 6 ओम का एक एंड डी से, दूसरा एंड बी से, बन गया। और बैटरी मैंने ए और बी से क्यों जोड़ी है समझ में आया? ए पॉइंट और बी से ही जोड़ी क्यों है? क्योंकि ए और बी के बिटवीन क्या पूछा हमसे? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है। ए और बी के बिटवीन पूछा है तो ए और बी से बैटरी जोड़ी है। तो देखो इसमें 7 ओम कॉमन रेजिस्टेंस था दोनों लूपों में, इसमें भी दोनों लूपों में कॉमन रेजिस्टेंस 7 ओम ही है। सी और डी के बिटवीन था तो सी और डी के बिटवीन ही है। तो इसको चेंज कर लो। ये चेंज कब करने की सोचते हैं? जब हमें दिख जाए कि 2 क्लोज लूप हैं, 2 क्लोज लूपों में 5 कॉमन रेजिस्टेंस हैं, एक रेजिस्टेंस कॉमन है, तो चेंज करो बेटा। तो चेंज कर दिया स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के बाद एक डायगोनल में तो सेल लगा हुआ है और दूसरे डायगोनल में कॉमन रेजिस्टेंस, तो 100% ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। अब ये चेक करना पड़ेगा कि बैलेंस है या अनबैलेंस है, ये भी चेक करना पड़ेगा। तो चेक कर लेते हैं। इसको हम क्या मानते हैं हमेशा? P, और इस वाले को Q, इस वाले को R और इस वाले को S। तो P और Q का रेशियो निकालते हैं हम। P और Q का, इसका और इसका रेशियो निकालते हैं। तो 2 और 3 एंड इसका और इसका रेशियो निकालते हैं। R over S 4/6 दैट मीन्स 2/3। 2 से काट दो तो इक्वल आ रहा है कि नहीं? देखो दैट इज P over Q is equal to R over S। Therefore given circuit या नेटवर्क is balanced Wheatstone bridge and no current flows through रजिस्टर 7 ओम। इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। तो ये करंट ऐसे जाएगी यहां आके 2 पार्ट में, इसमें I2, इसमें I1। ये I1 ऐसे चली जाएगी और ये I2 ऐसे चली जाएगी। अब इसमें कोई करंट नहीं जा रही, इसमें कोई कट नहीं जा रही, रेजिस्टेंस यूजलेस हो गया, बेकार हो गया। तो इसे हटा देंगे हम, इसे हटा देंगे। इसका सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं करते, इसमें करंट फ्लो नहीं करे तो ये बेकार है। ऐसे समझ में आया? अरे भाई इसमें करंट ही नहीं जाएगी, जैसे पंखा है टंगा हुआ है, उसमें करंट नहीं फ्लो कर रही, और उसमें करंट फ्लो ही नहीं कर रही, कभी भी करंट फ्लो नहीं करती। सर्किट बनाया है, उसमें पंखा कनेक्टेड है, फैन कनेक्ट है हमारा, उसमें कभी करंट फ्लो नहीं करती, तो पंखा कभी चलेगा? कभी नहीं चलेगा, वो बेकार टंगा ही रहेगा बस। ऐसे इसमें कोई करंट नहीं चल रही जा रही, तो ये रेजिस्टेंस यूजलेस है आपका। तो इसे हटा देते हैं हम। तो हटा दिया। अब सिंपल जैसे कर रहे थे, इसमें करंट सेम है, तो ये दोनों किसमें है? सीरीज में। तो इन दोनों का सीरीज करके एक करें तो 2 और 3 5, तो इन दोनों का एक रेजिस्टेंस कर लिया, सीरीज में करके नहीं लिख लेना आप। 5 हो गया, ये 5 ओम। और 4 और 6 किसमें है? ये भी सीरीज में है, इसमें भी करंट सेम है। करंट सेम 4 और 6 सीरीज में है, तो 4 और 6 का कितना हो गया टोटल सीरीज में? 10 ओम। चेंज कर देना, वैल्यू चेंज कर देना भाई। तो ये हो गया अब 6 ओम, ऐसे 10 ओम है ना। अब ये और ये किसमें है? पैरेलल में। तो पैरेलल में कर दो, आंसर आ जाएगा। तो 1/R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/5 + 1/10। यहां से 10 एलसीएम आ गया, ये 2 + 1 तो 3/10। तो R इक्वलेंट इज इक्वल टू 10/3 ओम। ये आंसर हो गया। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकले आप बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। समझ में आया? इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे? आज हम केवल बैलेंस विद डिस्टर्बेंस बता रहा हूं, ठीक है नहीं? अनबैलेंस विद डिस्टर्बेंस वाले क्वेश्चन कल करेंगे हम, मतलब लेक्चर नंबर 9 में, ठीक है? इतना समझ में आया? अब फिर मैं एक और क्वेश्चन दिखाता हूं आपको, बैलेंस विद डिस्टर्बेंस का क्वेश्चन दूसरा टाइप का, ठीक है नहीं? एक और क्वेश्चन लिखते हैं। देखो एक और फॉर्म लिखी मैंने, देखो डायग्राम बनाया मैंने। ये देखो आपको यहाँ पहचानना है, इनकी शकल को पहचानते रहना, शेप पहचानते रहना कि ये शेप व्हीटस्टोन ब्रिज की होती है। तो अब देखो एक शेप मैंने दूसरी बनाई, इसमें भी 5 रेजिस्टेंस दिख रहे हैं आपको, है ना?
लेकिन सर इसकी शेप में 5 रेजिस्टेंस तो दिख रहे हैं, लेकिन सर एक रेजिस्टेंस कॉमन कौन सा है सर? तो देखो इसकी शेप को थोड़ा सा चेंज करते हैं हम। इस शेप को पहचान लिया आपने, देखा ढंग से, चेंज कैसे करते हैं? देखो इस रेजिस्टेंस का ये वाला एंड ए सी से कनेक्टेड है और यहां से कटा हुआ दिख रहा है आपको। तो सबसे पहले देखो इसको देखो आप, ये बी है ये ई है, तो इस वायर को पकड़ो और इधर की तरफ खींच दो। ये पॉइंट ई है ना, इस वायर को पकड़ो और इधर की तरफ खींच दो। देखो मैंने खींच दिया, ये रहा, ये आ गया बी। ये ऐसे पेन है, यहां से पकड़ा, बी 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 पॉइंट है, ये ई है, ये बी है, यहां से पकड़ा और ऐसे उल्टा कर दिया, ऐसे है ना। तो ये देखो मैंने उल्टा कर दिया ऐसे। अभी भी तो इसका एक एंड ई से कनेक्टेड है ना वायर का, पहले भी इसका बी वाला पॉइंट ई से कनेक्टेड था, अभी भी बी पॉइंट ई से कनेक्टेड है। ऐसे ही इस R1 का एक एंड सी से है और इस R3 का एक एंड डी से है। तो इसको यहां से पकड़ो, ऐसे पलट दो। तो पलट देने के बाद स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा, ये देखो मैं पहले डेफ इमेज बना लेता हूं इसकी पलटने के बाद। ये वाला आएगा R3 और ये वाला R1 और ये आपका A पॉइंट। अगर आप इसको ऐसे पकड़ोगे तो देखो इसका एक एंड C से था, तो इसका भी तो C से R1 का एक एंड C से, तो अभी भी C से है। R3 का एक एंड D से था, अभी भी R3 का एक एंड D से है, और ये दोनों ज्वाइंट हो रहे थे, A पॉइंट पे मिल रहे थे। तो ऐसे मैंने पलट दिया इसको। तो पलट देंगे तो डायग्राम ऐसे तो बन जाएगा, ऐसे। ये मैंने पलट दिया, यहां से हटा दो इसे, है ना, ऐसे। ये अब देखो डायग्राम ऐसे हो गया। अब आपको दिख रहा है 2 लूप हैं इसमें, अब दिख गए 2 लूप हैं और 2 लूप है। अब दोनों लूपों में 5 रेजिस्टेंस है और एक रेजिस्टेंस कॉमन है। कौन सा कॉमन है? ये वाला। कौन से पॉइंट के बिटवीन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहे हैं? ए और बी। तो बैटरी कहां लगाएंगे? ए और बी से। ये देखो ये बैटरी लगा दी मैंने ए और बी से। तो इसके एक डायगोनल से तो बैटरी लगी हुई है और दूसरे डायगोनल में कॉमन रेजिस्टेंस है। तो ये बीटस्टन ब्रिज तो है और 5 रेजिस्टेंस है, दोनों लूपों में एक रेजिस्टेंस कॉमन है। तो बीटस्टन ब्रिज तो है, बैलेंस है कि नहीं चेक कर लेते हैं। तो यहां पे तो सबके रेजिस्टेंस इक्वल दे रखे हैं। तो देखो अगर यहां से करंट चलता, अगर ये बैलेंस होगा तो इस ऊपर वाले में तो I2, नीचे वाले में I1, तो इसमें तो करंट सेम होता। तो इसका रेशियो R1 ओवर R2 है ना भाई। करंट इसमें जाता तो, अगर इसमें करंट नहीं जाता, सपोज कर लेते हैं, तो इसमें करंट सेम जाता, तो इसका रेजिस्टेंस, इसका रेशियो, और इसमें और इसमें करंट सेम होता, तो इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस का रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो R1 R2 का रेशियो निकाले तो R वैल्यू रखिए, R, तो 1/1 एंड R3 और R4 का रेशियो R/R 1/1, तो दैट इज R1 ओवर R2 और R3 ओवर R4 इक्वल। हेंस या देयरफॉर given network या सर्किट इज बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ये काफी बार लिख दिया, अब आगे वाले क्वेश्चन में नहीं लिखूंगा ये वाली लाइन, ये तो करके दिखा दूंगा, ये लाइन सब में लिखनी है। सो नो करंट फ्लोज थ्रू आर्म, कौन सी वाली? CD R5, आर्म कह दो, थ्रू रजिस्टर कह दो, थ्रू रजिस्टर R5। तो R5 यूजलेस हो गया, इसे हटा सकते हैं आप, है ना। इसे हटा दिया ऐसे। अब कॉम्बिनेशन कर लो, इसमें और इसमें करंट सेम है I2 और इसमें करंट सेम है I1। बैलेंस बीटस्टन ब्रिज है ना बेटा ये। तो R1 और R2 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो इन दोनों का सीरीज करेंगे तो R1 भी R है, ये वाला भी R है और ये वाला भी R है। सीरीज करेंगे तो R और R का सीरीज करें तो 2R,
तो इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन करके 2R आ गया। देखो ये एक कर लिया, R डैश लिख लिया और ये आया 2R। और ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो इन दोनों का भी सीरीज कॉम्बिनेशन करके एक कर लिया। ये भी R सीरीज करेंगे तो ये R डबल डैश 2R। अब ये और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, लास्ट में एक जैसा है, डेरिवेशन है सबका, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। तो 1/R 2R प्लस 1/2R, तो यहां से 2/2R 1/R इक्विवेलेंट, तो 2 से 2 कट गया तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना R। ठीक, ये इसका आंसर हो गया। समझ में आया? ठीक है, इस शेप को पहचानना है, शेप को पहचानना है, उसको कैसे चेंज किया मैंने, समझ में आया? ठीक है, एक और क्वेश्चन कराता हूं, और बढ़िया वाला क्वेश्चन। देखो मैंने एक और क्वेश्चन लिख दिया, इसकी शेप को पहचानो। ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है ना। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे देखो मैंने रेजिस्टेंस दिखाए हैं, सबके रेजिस्टेंस सेम दिखा दिए हैं, तो जरूरी नहीं कि सेम ही हो, डिफरेंट भी हो सकते हैं सारे। आपको रेशियो चेक करना पड़ेगा बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपको, तो देखो एक क्लोज लूप आपको ये रहा और एक क्लोज लूप ये रहा, ये दो क्लोज लूप, ये रेजिस्टेंस दिख रहा है, इसका कौन से दो इक्विवेलेंट पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहा है, ए और बी। तो ये R6 दिख रहा है आपको, इसमें से यहां से कैंची लो और इसको कट कर दो, ए से हटा दो, इसको भी कैंची लो, बी से हटा दो, तो इसको उतार के रख लेते हैं। लेकिन ध्यान रखना इस R6 का एक एंड किससे कनेक्टेड है, इस R6 का एक एंड ए से और दूसरा एंड बी से कनेक्टेड था। एक एंड ए से था, दूसरा एंड बी से था, तो इसे मैंने काट के अलग कर लिया अभी, लेकिन ध्यान रखना ये कनेक्ट था ए और बी से। अब इस सर्किट को आप देखो जरा, इस सर्किट में दो लूप हैं और ये दो लूप के अंदर ही 5 रेजिस्टेंस हैं, तो 5 रेजिस्टेंस हैं। दोनों लूपों में एक रेजिस्टेंस कॉमन है, तो दोनों रेजिस्टेंसों में एक रेजिस्टेंस कॉमन है, दोनों लूपों में एक रेजिस्टेंस कॉमन है R5, तो कॉमन रेजिस्टेंस कौन है R5, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कौन से दो पॉइंट के बीच में निकालना है, ए और बी। तो इसको देखो चेंज कर लें, यहां हमेशा कौन से दो पॉइंट लिखते हैं जो कॉमन रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है, तो कॉमन रेजिस्टेंस सी और डी पॉइंट के बिटवीन कनेक्टेड है, R5 कॉमन रेजिस्टेंस है दोनों लूपों में, तो उसे आप यहां बना लीजिए। और जिन दो पॉइंटों के बिटवीन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछे उन दोनों पॉइंटों को यहां बना लीजिए। ए और बी के बिटवीन पूछ रहा है, तो ए और बी के बिटवीन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहा है, तो बैटरी भी ए और बी से कनेक्ट करेंगे, तो आप बैटरी कनेक्ट कर दिए भाई पहले, है ना। ऐसे कॉमन रेजिस्टेंस किसके बिटवीन है, सी और डी। कौन सा रेजिस्टेंस है दोनों लूपों में कॉमन, R5, तो R5 बना लीजिए। सी R5 का एक एंड सी से और एक एंड डी से, R1 का एक एंड ए से दूसरा एंड सी से, चेक कर लो, तो R1 का एक एंड ए से दूसरा एंड सी से, R3 का एक एंड ए से दूसरा एंड डी से, R4 का एक एंड बी से एक डी से, जो जिससे कनेक्ट है उसी से कनेक्ट कर दो। R2 का एक एंड सी से दूसरा एंड बी से। सर R6 भी तो था, उसका एक एंड ए से और दूसरा एंड बी से, तो एक एंड बी से और दूसरा एंड बी से, ये देखो R6 अलग से कनेक्ट कर दिया बिल्कुल। तो देखो इसको सबसे लास्ट में सॉल्व करेंगे, पहले इसको सॉल्व करो इस पूरे सर्किट को, है ना, इसको लास्ट में करेंगे सबसे अलग। तो पहले इसे चेक कर लेते हैं कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं, तो है भाई, दो लूप है, दोनों में 5 रेजिस्टेंस है, एक डायगोनल में कॉमन रेजिस्टेंस है, दूसरे डायगोनल में सेल है, 100% व्हीटस्टोन है, बैलेंस है कि नहीं, तो वो चेक कर लेते हैं। तो इसका रेशियो, क्योंकि यहां से करंट 3 पार्ट में डिवाइड जरूर होगी, इसमें I2, इसमें I1 और इसमें I3, लेकिन हमें इस वाले सर्किट से भी कोई मतलब नहीं है, इस वाले से R6 वाले से। आप इसमें देखो, अगर इसमें करंट ना जाए तो ये करंट इस सीधी जाएगी I2 ऐसे, तो इसमें करंट सेम होगी, तो जिनमें करंट सेम होती है थोड़ी देर के लिए ये मान लो कि ये बैलेंस्ड है, तो इसमें करंट नहीं जाएगी, और करंट नहीं जाएगी तो ये I2 सीधी जाएगी और I1 सीधी जाएगी, तो इसमें करंट सेम है, इसमें करंट सेम है, तो इन दोनों का रेशियो निकालेंगे। तो यहां चेक कर लें, R1 R2 का रेशियो चेक करना, क्योंकि यहां पे सभी सेम माने हैं मैंने, तो रेजिस्टेंस R/R तो 1/1 ही आएगा, लेकिन डिफरेंट होते तो इन दोनों का रेजिस्टेंस का रेशियो निकाल लेना आप, R1 R2। एंड ऐसे ही आप किसका रेशियो निकालते, R3 और R4 का रेशियो निकालते, ये भी सेम आ रहा है, तो ये सेम आ गया, R1 R2 का रेशियो
और R3 और R4 का रेशियो, हेंस गिवन नेटवर्क कैसा हो गया, नेटवर्क इज बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज हो गया। कौन सी में करंट फ्लो नहीं करेगी, इसमें करंट फ्लो करेगी, तो नो करंट फ्लो थ्रू रजिस्टर R5। तो ये हटा दो इसमें से, ये बोला आप सॉल्व कर लो जैसे करते हैं वैसे, ठीक है। तो देखो ये और ये सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो ये भी आर है ये भी आर है, तो कितना हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन करके, सब आर है ना, तो सीरीज कॉम्बिनेशन करके कितना हो गया 2R। भाई ये भी आर सीरीज कॉम्बिनेशन कर देंगे तो 2R, तो देखो ये 2R हो गया, ये वाला एक कर दिया दोनों का कॉम्बिनेशन करके, इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके एक कर दो, ये भी आर है ये भी आर है, तो इनका भी सीरीज कॉम्बिनेशन कर दो, एक कर दो, तो ये भी कितना हो गया 2R। अब ये भी, ये तीनों 1 2 3 करंट तीनों में डिवाइड हो रही, देखो यहाँ पे ये तीनों किसमें है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है ना भाई, 2R और ये R इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, बिकॉज यहां से करंट डिवाइड हो रही 3 पार्ट्स में, तो यहां R इक्वलेंट इज इक्वल टू आ जाएगा इसके बाद 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/R। इसको सॉल्व कर ले तो यहां से 2R एलसीएम ले ले, तो ये 1 प्लस ये 1 प्लस ये 2, तो ऊपर आया 4/2R, 2 से 2 कट गया, तो R/2 आ जाएगा, 1/R इक्वलेंट इज इक्वल टू 2/R, तो R इक्वलेंट निकालेंगे तो R/2। ये इस सर्किट डायग्राम का आंसर होगा। समझ में आया, ये यहां पे था, मैंने कनेक्ट कर तो दिया, A और B से कनेक्टेड था R6, ये कनेक्ट किया ये। तो इस डायग्राम को पहचाना, इस डायग्राम की शेप को पहचान लो अच्छी तरीके से, ठीक है। अगली शेप दिखाता हूं आपको व्हीट स्टोन ब्रिज की, एक और शेप देखो, मैंने एक क्वेश्चन और लिखा है, ये भी व्हीट स्टोन ब्रिज का सर्किट डायग्राम है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना, बड़ा इजी सा है। देखो इस रेजिस्टेंस का एक एंड डायरेक्ट B से और दूसरा एंड डायरेक्ट A से, है ना, तो इस रेजिस्टेंस को आप काट दो यहां से, तो ये काट दिया मैंने, लेकिन काट के यहां अलग कर लिया, लेकिन ये ध्यान रखना इसका एक एंड A से था डायरेक्ट और दूसरा एंड डायरेक्ट B से था, ठीक है। अब देखो इस सर्किट डायग्राम को, इसमें 2 क्लोज लूप हैं, तो एक लूप ये रहा और एक लूप ये रहा, इन दोनों लूपों में 5 रेजिस्टेंस हैं, तो हैं 1 2 3 4 5, और दोनों में कॉमन है एक रेजिस्टेंस, तो है ये वाला रेजिस्टेंस दोनों लूपों में कॉमन है। तो ये कौन से पॉइंट के बिटवीन जुड़ा हुआ है, D और E से, तो इसे देखो चेंज कर लें, यहां कौन से पॉइंट आते हैं जिसमें कॉमन रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है, ये रेजिस्टेंस कॉमन रेजिस्टेंस है, इसका एक एंड D से दूसरा E से है, तो इसलिए D और E बना लिया। यहां पे कौन से 2 पॉइंट आते हैं, जिन 2 पॉइंटों के बिटवीन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहा है, A और B, तो A और B बना लिया, है ना। अब कनेक्ट कर लो कॉमन रेजिस्टेंस J वाला, तो देखो ये R है, तो ये रेजिस्टेंस मैंने ये वाला यहां कनेक्ट कर दिया, साथ साथ वैल्यू लिख दूंगा R ये वाला, तो देखो मैंने ये तो बना दिया। A और D से ये वाला रेजिस्टेंस कनेक्टेड, देखो ये वाला रेजिस्टेंस का एक एंड A से, दूसरा A से है और दूसरा D से है, तो मैंने ये वाला यहां बना दिया, ये वाला भी बना दिया, इसका एक एंड A से है और डायरेक्ट और दूसरा एंड E से है, A से और E से, ये वाला भी बना दिया है। इसका एक एंड E से है और दूसरा एंड F से है, लेकिन B और F सिंगल पॉइंट, यही B पॉइंट है यही F पॉइंट है, क्योंकि इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है ना बेटा, तो ट्रीट एज अ सिंगल पॉइंट। पीछे पढ़ाया है मैंने करंट लक्ष्टी में, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं जब, तो एक ही पॉइंट है, तो इस रेजिस्टेंस का एक एंड E से और दूसरा एंड डायरेक्ट B से, E और B से, ये रहा, ये वाला बना दिया। इसका एक एंड D से और एक एंड B से, इस रेजिस्टेंस का एक एंड D से और दूसरा B से, तो दूसरा B से, ये रहा, बन गया। बैटरी कनेक्ट कर देते हैं हम A और B से, बन गया, फॉर्म चेंज हो गई। ये जो रेजिस्टेंस जो यहां कनेक्ट था इस जगह पर, इस रेजिस्टेंस का एक एंड A से और दूसरा एंड B से अलग कर दो बिल्कुल इसको,
एक ए से है और दूसरा बी से है। तो देखो अभी जो क्वेश्चन किया था वही बन गया कि नहीं, सेम टू सेम। इसको सॉल्व कर लेना आप, जैसे अभी समझाया था मैंने इससे जस्ट पहले वाला, बस मैंने चेंज कर दिया आपको। ये सॉल्व आपको करना होगा, ठीक है। इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है वो R/2 आ रहा था, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R/2, ये आना चाहिए टोटल रेजिस्टेंस। इससे पहले वाले का भी यही आंसर आया था, यही फॉर्म बनी थी, यही डायग्राम बना था सेम टू सेम, ठीक है। चलिए ठीक है। अच्छा इसकी और फॉर्म बता देता हूं डायरेक्ट, फटाफट बस केवल डायग्राम की फॉर्म बता देता हूं, मतलब शेप बता देता हूं डिफरेंट कन्वर्ट करके। आपको पहचान लीजिए, एक बार पहचान लोगे करोगे तो समझ में आ जाएंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी सी। एक फॉर्म ऐसे होती है, देखो ये तो अपने आप ही समझ में आ जाएगी, सीधी सीधी ऐसे भी बना देते हैं कभी कभी, ये तो आपको साफ साफ दिख रही होगी। ये सी, ये डी, ये ए और ये बी। इसमें कह रहा है कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ये R1, ये R2, ये R3, ये R4, ये R5। सबके रेजिस्टेंस सेम है, R ईच, डिफरेंट भी हो सकते हैं, मैं R ही मान रहा हूं, इस R ईच, सबकी वैल्यू R है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहा है बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो देखो इसको, इसका एक एंड ए से दूसरा सी से, आपको 5 रेजिस्टेंस तो दिख रहे होंगे, एक रेजिस्टेंस कॉमन है ये वाला दोनों लूपों में, तो साफ साफ बी टेस्टिंग बेच है। चाहो तो इसे कन्वर्ट करना चाहो तो इसका एक एंड ए से दूसरा एंड सी से, तो आप इसे ऐसे कनेक्ट कर सकते हो। ये R1 यहां से हटा दो, जो जिससे कनेक्ट है इस रेजिस्टेंस का एक एंड ए से था दूसरा सी से था, उसी से कनेक्ट होना चाहिए। अब टेढ़ा से बदल सकते हो, लेकिन जो जिससे कनेक्ट है उसी से कनेक्ट होना चाहिए। ये देखो R3 की एक एंड ए से थी, दूसरी एंड डी से, तो ये R3 हो गया, ये मैंने यहां से हटा दिया। ऐसे ये इसका एक एंड सी से है, दूसरा एंड बी से है, तो आप R2 को ऐसे बना सकते हो, यहां से हटा के ये R2 हो गया। R4 का एक एंड डी से, दूसरा एंड बी से, तो आप यहां पर बना सकते हो इसे ऐसे, ये R4 हो गया। तो देखो शेप चेंज हो गई कि नहीं, वैसे की वैसे ही। और ए और बी के बीच बिटवीन करंट रेजिस्टेंस पूछ रहा है, तो ए और बी से फैक्ट्री जोड़ दी। फिर चेक कर लो कि बैलेंस है अनबैलेंस है, उसके हिसाब से फिर करंट रेजिस्टेंस निकाल देना। बैलेंस वाले सिखाए अभी मैंने आपको, ठीक है। ऐसी शेप आ सकती है और ऐसी भी शेप आ सकती है। एक सर्कल बना देता है, यहाँ एक रेजिस्टेंस, यहाँ एक रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस यहां बना देगा, एक बीच में 2 बना देगा डराने के लिए ऐसे, और यहां पे एक पॉइंट बना देगा ए, और यहां बना देगा बी, यहां सी और डी। फिर कहेगा फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, तो ए और बी से तो बैटरी जोड़ देंगे भाई। चेक कर लें इसको भी, बैलेंस भी टेस्टर में है क्या नहीं। तो देखो ये जो रेजिस्टेंस है, इसका ये रेजिस्टेंस, ये R1, ये R2, ये R3, ये R4 है ना, इन ये दोनों बीच में सी और डी के बिटवीन कनेक्टेड है ना, ये कॉमन रेजिस्टेंस हो गए। अब देखो इनका कॉम्बिनेशन करके एक कर सकते हो आप, सीरीज में है, कॉमन करके एक कर सकते हो, मत करो अभी। इसका एक एंड ए से, दूसरा एंड सी से, इस रेजिस्टेंस का, तो इसे हटा के ऐसे R1 हो गया। इसका एक एंड बी से, एक सी से, तो इसे हटा के ये R2 हो गया। इसका एक एंड ऐसे, ये R3 हो गया, और इसका एक एंड इससे और इससे, ये R4 हो गया। अगर इसका रेशियो, इसका रेशियो सेम आ जाएगा, तो ये बैलेंस भी टेस्टर में होगा, और इस वाली ब्रांच में कोई कट नहीं आएगी, दोनों रेजिस्टेंस हट जाएंगे। अगर ये इसका रेशियो, इसका रेशियो इक्वल आ जाए, तो ये बैलेंस भी टेस्टर ब्रिज, और इस वाली ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगी, और कोई करंट नहीं गई तो ये रेजिस्टेंस यूजलेस, दोनों के दोनों हट जाएंगे। अब ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, इन दोनों को सीरीज करके एक बन जाएगा, इन दोनों को सीरीज करके एक कर दे, फिर पैरेलल में कर देना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल देना। समझ में आया? ऐसी भी शेप आ जाती है। देखो कल के लेक्चर में, दैट मीन्स लेक्चर नंबर 9 में, मैं अनबैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज हो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं ये सिखाएंगे, ठीक है। कल देखते हैं कल के लेक्चर में, ठीक है भाई, थैंक यू।